फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी है आपका सेहतमंद रहना। अगर आप परिवार में अकेले कमाने वाले हैं तो टर्म प्लान लेना बेहद जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपकी मेडिकल खर्चों को कम करने में काम आता है और हर निवेश से पहले आपको अपने आर्थिक लक्ष्य को पहचानना जरूरी है। ये वो बेसिक बातें हैं जो आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत देती हैं। इसी तरह के और गुरु मंत्र लेकर हम हाजिर हैं योर मनी के एक और नए शो में। और नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ हैं investonline.in के अभिनव एंग्रेश। आपका स्वागत है अभिनव। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर कोई भी निवेश रणनीति बनाने से पहले या निवेश शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसमें से एक है अपने तमाम जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना। तो यहाँ पे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सेफली रखने चाहिए अपने निवेश की शुरुआत करने के लिए, या मे बी आगे चल के जो डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं वो आप कहाँ रखें, कैसे उनको सेफली सिक्योर करके रख सकते हैं, जानते हैं अभिनव से। अभिनव, यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तर्ज पे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आइडेंटिफाई मैं करना चाहूं तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे सबसे पहले? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जैसे आप केवाईसी करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे पैन है या आधार है फॉर एड्रेस प्रूफ एंड सो ऑन। जनरली काफी केसेस में हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ खो जाते हैं, सिर्फ कॉपीज नहीं रहती एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके रिप्लेसमेंट नहीं आते हैं एंड सो ऑन। तो इनको संभाल कर रखना बड़ा जरूरी है। ये है। फिर उसके अलावा जैसे आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं या बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, मोर स्पेसिफिकली नंबर्स, बिकॉज स्टेटमेंट्स तो फिर भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। पहले एफडी रिसीट्स हुआ करती थी, पर आजकल एफडी एडवाइसेस आती हैं। एडवाइसेस कैन ऑल्सो बी रीप्रिंटेड। तो इनकी अगर आप एक होलिस्टिक सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल जगह रख लें, जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इनकेस वो अगर आपको किसी और को एक्सेस करने आप नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो एक इजी तरीका है। दूसरा, आजकल जब आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है और काफी सिक्योर है कंपेयर टू स्टोरिंग डेटा अपने ओन सिस्टम पे, क्यों नहीं इन सब चीजों का एक सॉफ्ट कॉपी बना के वहां पे भी सेव करें। बिल्कुल। नेचुरली आप सब कुछ शेयर नहीं करना चाहेंगे किसी के साथ, बट जो बहुत कॉमन चीजें हैं जैसे यही सब डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा अगर आपके रेंटल अग्रीमेंट्स हैं, अगर आपके रियल एस्टेट के पेपर्स हैं, आपके घर के कागज हैं, या आपकी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनकी कॉपीज रखें। तो इट्स ईजियर टू एक्सेस, वरना आपको हमेशा जो आपका लॉकर है या कोई भी सेफ जगह बार बार एक्सेस करनी पड़ेगी। तो इट्स ईजियर टू एक्सेस ऑल दिस। लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबको लगता है ये सिर्फ HNIs या अल्ट्रा HNIs के लिए इम्पोर्टेंट है, एक विल रखना। मेरे हिसाब से आपके पास विल उसी दिन से होनी चाहिए जब से आपके पास कोई भी एसेट हो, चाहे वो कितना छोटा हो या कितना भी ज्यादा हो। विल एक्चुअली एक सिंपल प्रोसीजर है, नो डाउट, बट उसको आप जितना क्लियरली डिफाइन करेंगे अपनी विल में कि एवरी डिटेल इज मेंशन्ड वंस एंड फॉर ऑल, उसको रेगुलर अपडेट करना भी जरूरी है। तो क्लैरिटी रहती है। जब वो व्यक्ति नहीं है तो एटलीस्ट जिनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए तो क्लियरली डिफाइंड रहे, तो इट्स लाइक वेरी गुड। उसको भी सेफ रखना बड़ा जरूरी है। नेचुरली आप बैंक के सेफ लॉकर में रखेंगे, जो उसके विल के स्पेसिफिक जो अपने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करें जो विल को एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ वो जो उनके विटनेसेस हैं, दीज पीपल हैव टू बी वेरी वेरी, आपको बड़ा सोच के इनको अपॉइंट करना चाहिए। तो विल भी आपको सेफ रखना बड़ा जरूरी है। विल के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, एक मिथ है कि आपको उसको रजिस्टर करना है। एक सिंपल अगर आप डॉक्यूमेंट बनाएं खुद ही, आप अगर आप भी करें, ऑफ कोर्स लीगल ओपिनियन इज ऑलवेज बेटर, और सब चीजें क्लियरली मेंशन करें, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर जैसे अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या इक्विटीज हैं, या आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं, FDs हैं, इन सब में नॉमिनेशंस करके रखें। उसको चेक करें कभी कि बाय चांस कोई रह गया हो, आपने किया हो, अगर आप भूल गए हो। आपका PPF अकाउंट है, लोग जनरली भूल जाते हैं कि उसमें आपने नॉमिनेशन किया है नहीं किया है, तो नॉमिनेशंस करना बड़ा जरूरी है। ऑफ कोर्स विल सुपरसीड्स एवरीथिंग, बट अगर करके रखे तो कन्वीनियंस और ट्रांसफर होता है। और क्या नॉमिनीज को बताना भी हो कि आपको नॉमिनेट हमने किया हुआ है? जरूरी नहीं है। जनरली अगर आप नहीं बताएं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एटलीस्ट जो आपका क्लोजेस्ट रिलेटिव है या स्पाउस है, जो भी इन सब चीजों को ध्यान रखेगा इवेंचुअली, अगर गॉड फॉरबिड वो नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे एक्सेस हो।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसे बना लेते हैं, कमा लेते हैं, प्लान करते हैं, बट लाइफ इज वेरी अनसर्टन। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, एंड इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखें, अपने पास ही रखें, उसको रेगुलरली अपडेट करें, और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ जैसे मैंने बताया आप क्लाउड पे डालें, जो आपको कन्वीनियंट लगे, एटलीस्ट 2-3 कॉपीज ऑफ ऑल दिस थिंग शुड बी देयर। स्मॉल थिंग, जैसे अगर आपका पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, आपके पास कॉपी नहीं है उसकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर अनदर वन। एग्जैक्टली। तो अगर आपको पैन कार्ड डुप्लीकेट करना है, उसमें भी आपको उसकी कॉपी देनी पड़ती है, आप कहां से देंगे? तो इट्स ईजियर एंड मेक्स लाइफ सिंपल, सो व्हाई नॉट कीप ऑल दीज थिंग्स सेफली इन मल्टीपल प्लेसेस। हैंडी भी होनी चाहिए ये चीजें, ऐसा नहीं कि आप रखें और बाद में आप भूल जाओ। सबकी फोटोकॉपी, एटलीस्ट 3-3 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की आपके पास होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी एसेंशियल। आगे आते हैं, अब विल पे थोड़ा सा फोकस मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर आपने कहा कि कॉन्फिडेंशियल होती है विल, जैसे कि हम सब जानते हैं, और जिसको भी आप ये विल जिनके साथ बैठ के बना रहे हैं वो बहुत भरोसेमंद होने चाहिए। कैसे आप चुनाव करें इस तरह के लोगों का? देखिए, आप किसी के साथ तो विल नहीं बनाते, तो नेचुरली कॉन्फिडेंशियल है नहीं। हमने कई केसेस में देखा है जहां लोग चाहते हैं कि जो विल के बेनिफिशियरीज हैं उनसे पहले बात कर लें, उनको बता दें कि ये हमारी विल है, जिससे वो नहीं चाहते कि बाद में कुछ फैमिली फ्यूड हो। अब ये अपने सबके विचार हैं, वो चाहते, कोई चाहता है कि वो शेयर करे, कोई चाहता है मैं नहीं शेयर करना चाहता, इससे अभी प्रॉब्लम ना हो, अभी लाइफ सुखी चलती रहे, फिर बाद में जो हो सो हो। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मेरे हिसाब से बात करना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि बाद में फिर वो बैड ब्लड फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो आप अपॉइंटीज करेंगे, जनरली मेरा रिकमेंडेशन रहता है जो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जिस पे आप कंप्लीट भरोसा कर सकते हैं, उनको आप लूप में रखें कि विल में आप मेरे अपॉइंटिंग है, तो आप मेरी विल एग्जीक्यूट करेंगे मेरे बिहाफ पे। अब ये केपेबल भी होने चाहिए वो करने के लिए। हो सकता है बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाइज वो नहीं कर सकते, बिल्कुल उनमें केपेबिलिटी नहीं करने की। या विटनेसेस, तो विटनेसेस वही नहीं होते जो 2 विटनेस आपके विल में विटनेस बन के साइन करते हैं, बट ये विटनेस की बाद में भी कभी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको प्रोबेट करना है या लीगल एड सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो उनको कोर्ट में आके सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं। तो कई लोग काफी स्ट्रेस हो जाते हैं कि कोर्ट कौन जाए, हालांकि बहुत सिंपल सा काम है अगर लॉयर कर रहा है। तो उनको आपके लिए आगे चल के आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो इनको अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कई केसेस में देखा है जहां कई व्यक्ति यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि किसको अपॉइंट करें। एग्जैक्टली, भरोसा नहीं रहता। और फॉर वट एवर रीजन, गॉड फॉरबिड, अगर आगे चल के अगर आपके रिलेशनशिप नहीं उनसे अच्छे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विल को अपडेट करें आप, वरना विल की वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल आई मीन टू नो। बिल्कुल, जैसे कि आपने विल के बारे में कहा, यहाँ पे बहुत ही भरोसेमंद लोगों को ही आपको बैठकर विल बतानी चाहिए, उनके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि विटनेस ही बन पाए। लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी और बाकी के निवेश को भी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली टर्म प्लान जैसी चीजें होगी और आपके निवेश की चीजें होंगी। ये किस तरह से लोग शेयर कर पाए और कैसे अपने स्पाउस के साथ बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जा सकती है अगर आप इस तरह की शेयरिंग करें? एब्सोल्युटली। देखिए, इनफैक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम अपने सब इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि जनरली शेयर करें इज ऑलवेज बेटर। तो ऐसा नहीं हो कि कल गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाए कि वो नहीं है एंड सम स्पाउस हैज टू टेक ओवर, उनको पता नहीं है कि कौन से फंड्स कहाँ हैं, कैसे रखें, कहाँ लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस करनी है। ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी ली हुई है पर उनको पता नहीं है। तो प्रॉब्लली एक सेंट्रल प्लेस जहाँ पे आप रख रहे हैं, जहाँ उनको भी एक्सेस हो, इज वेरी एसेंशियल टू हैव। सो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ, नॉमिनेशंस कौन है, डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली बड़ी हो रही है, अगर आपको अपने बच्चों को नॉमिनेट करना है तो कैसे करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, सो दैट दोनों एक ही पेज पे हैं। और कल अगर किसी को भी आंसर करना है दूसरे के बारे में, तो दे शुड नो कि क्या किसने हमने ऐसे क्यों प्लान किया था। क्लियरली। तो यहाँ पर जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, किसी भी तरह की सीक्रेट्स आपको नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने आपको दे दी है। आप अगर आपने अब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाले या आपको पता नहीं आपने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, तो जल्दी से ढूंढे और इनकी फोटो कॉपी जरूर करके रखें। और जैसे कि अभी हमने बताया, कई सारे तरीके हैं जहाँ पे आप इन्हें सेफली रख सकते हैं। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए इन डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जहां पे रख के आप इन्हें याद रख सके कि आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वहीं इन्हें रखें। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। चलिए, योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक दिल्ली से देवेंद्र मोहन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार देवेंद्र, बताइए अपने प्रोफाइल के बारे में।
नमस्कार मैडम जी। मैंने मेरी प्रोफाइल के अंदर क्या कहते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल भी बताई थी। राइट। म्यूचुअल फंड्स वगैरह है मेरे पास 1500 पर मंथ का रिलायंस का, प्लस आई हैड इन्वेस्टेड ऑन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड LIC पॉलिसीज। सो माई गोल इज दैट माई आई एम हैविंग इन अ स्मॉल फैमिली विद वन डॉटर। सो आई वांट टू गो एट इन दैट वे बिकॉज फॉर द स्कूलिंग पर्पज मुझे उसका 1.5 years है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। प्लस फॉर देयर हायर स्टडीज आई एम हैविंग 15 years फॉर दैट, and afterwards for her marriage I am having 22 years, and definitely and last for my retirement for which I am having 25-30 years. ठीक है देवेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि आपने ये सारे गोल्स अपने योर मनी को देख के लाइन अप किए हैं, आपने अपने आर्थिक गोल्स को यहाँ पहचान तो लिया है, लेकिन आपने कोई अमाउंट एस्टिमेट नहीं किया है। आपने गोल्स लाइन अप किए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि 1.5 साल में बच्चे की स्कूल फीस के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, साथ ही रिटायरमेंट के लिए आप कितने क्या राशि आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमें ये जानना होगा कि आपने क्या अमाउंट एस्टिमेट किया है अपने हर गोल के लिए। See, 22 years after higher studies, I think at that time it's near about 15-20 lakhs has been required for that for marriage and for higher studies, and definitely for retirement I need 1 lakh per month. ओके, ठीक है। और 1.5 साल के बाद जो बच्ची की स्कूल की फीस की आप बात कर रहे हैं? Yeah, for that I think 10-15 lakhs has been required for that higher studies. हायर स्टडीज की या 1.5 साल में जो आपको स्कूल फीस 1.5 साल के अंदर तो डेफिनेटली आई रिक्वायर 2 lakhs rupees। ठीक है। और साथ ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, राइट? आपने 4 लाख की फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी ली हुई है। आपके पास कोई टर्म प्लान है? नहीं, टर्म प्लान कोई नहीं है। टर्म प्लान ओनली दिस इज अ म्यूचुअल फंड 1500। उसकी डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन क्योंकि आपने एक लोन लिया हुआ है देवेंद्र, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस से भी कवर करें। आपको अपने लिए टर्म प्लान भी लेना होगा। आपकी ईयरली इनकम क्या है, आप बताएंगे? 60,000। चलिए, तो यहाँ पर अभिनव से बात करते हैं, आपके पोर्टफोलियो पे लेते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो इनको टर्म प्लान लेना चाहिए। अभिनव, इन्होंने लोन लिया हुआ है, EMI भी पे कर रहे हैं, तो एक टर्म प्लान आप इन्हें रेकमेंड कर दीजिए। 60,000 पर मंथ मेरे ख्याल से इनकी सैलरी है। राइट। देखिए, टर्म प्लान नॉट ओनली बिकॉज उनका एक पर्सनल लोन है, मेरे हिसाब से पर्सनल है, बिकॉज ही सेइंग कि 5 महीने में खत्म हो जाएगा, जो अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इनको टर्म प्लान लेना ही चाहिए, नॉट ओनली टू कवर दिस लोन बट ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। तो एट हिज एज ऑफ 34 अगर ये 1 करोड़ का भी कवर लें तो उनको मैक्सिमम 15,000 तक का प्रीमियम आएगा, जो उनको लेना ही चाहिए। इनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं देखूं तो जितना इन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस पॉलिसीज मेक एनी सेंस। जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कवर तो मिल नहीं रहा है उनको। ये सब एंडाउमेंट और मनी बैक हैं, वो देखने में अच्छी लगती है, पर अगर आप एक्चुअली मैथमेटिक्स देखें इसकी तो 4% तक की भी आपको यील्ड नहीं आ रही है। तो आई थिंक अब ली है तो इनको भरनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक एन एग्जिट ऑप्शन 25 years कमिटमेंट है, वो उनको चेक करना चाहिए। अगर है ऑप्शन तो डेफिनेटली उसको यूज करें। सेकेंडली, आई सी दैट ही इज नॉट वेरी वेल कवर्ड फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर ये 5 लाख का जो इनका 4 लाख की जो कवर है, उसके जो फ्लोटर है, उसकी वजह एक 5 लाख का फैमिली कवर लें फॉर ईच ऑफ देम, और एक भारतीय एक्से का एक फ्लोटर प्लान आता है मैक्सिमम टू 10 lakhs रुपीज। एट हिज एज इट कॉस्ट अबाउट 3,500-4,000 रुपीज। उसको आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपका 5 लाख एग्जॉस्ट हो जाए तो। तो बेसिकली 10 लाख एक फ्लोटर अलग रहेगा, प्लस एक 5 लाख इंडिविजुअल कवर एक बहुत जरूरी है। ठीक है। और काफी इश्यूज हैं इनके, जैसे अगर आप देखें जो इनका लोन क्लोजर हो जाए तो इसके बाद उनके 14,000 रुपए हर महीने के फ्री होंगे, विच इज वेरी गुड। अगर उनको अगले 1.5 साल में उनको अगर 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो जैसे ही लोन खत्म होए और जो एग्जिस्टिंग 3,000 एक्स्ट्रा वो डालना चाहते हैं, ये मिला के हर महीने एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है। कोई भी फंड हाउस का शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड यूज कर सकते हैं, तो वो कम से कम 1.5 साल में कवर हो जाएगा। ठीक है। अभिनव, यहाँ पे समय कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप इनके फंड्स पे थोड़ा सा एडवाइस करें क्विकली। तो जैसे ही इनका ये रिक्वायरमेंट खत्म हो तो 3 फंड्स में इनको रिकमेंड करूंगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में, और एक मल्टी कैप में रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड और कोटक सिलेक्ट फोकस फंड। इनमें 5,000 कोटक सिलेक्ट फोकस, 5,000 ICICI प्रू मिड कैप और 4,000 रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अगर और पीरियोडिकली जैसे इनकी इनकम बढ़े, SIPs भी प्रोपोर्शनेटली इतनी बढ़ानी चाहिए। आई थिंक अगर ये सक्सेसफुली करेंगे तो इनके सारे गोल्स बहुत कंफर्टेबली अचीव हो सकते हैं।
क्लियरली यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म गोल है जो कि बच्चे की स्कूल की फीस का है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपकी EMI, आपका लोन जैसे ही खत्म हो जाएगा आप और अपने निवेश को ऐड कर सकते हैं और उसमें से वहां आपकी रकम निकल जाएगी। आपको मैं बता दूं, कोटक सिलेक्ट फंड में आप 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, ICICI प्रू मिड कैप फंड में 5,000 रुपए, रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 4,000 रुपए निवेश करने की आपको सलाह दी जा रही है और स्कूल शिक्षा का लक्ष्य पूरा होने पर आप 3,000 रुपए इन फंड में लगा सकते हैं। ये सलाह आपको योर मनी से आज दी जा रही है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पवन का सवाल। जमशेदपुर से पवन है फोन लाइन पे। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। जी जी, मैंने आपको सारे डिटेल मेल पर भेज दिया था। जी जी, मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। और एक घर लेने का प्लान भी है मुझे मेरा। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है पवन जी, और मेरे ख्याल से आप 15 से 20 साल का लक्ष्य आपने रखा हुआ है। जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में फंड कैसे हैं इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। तो अभिनव, यहाँ पे आपने इनका पोर्टफोलियो तो देखा हुआ है और इन्होंने 65 लाख का टर्म प्लान भी लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अलावा इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी है। फंड्स कैसे हैं? देखिए, फंड्स अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से इतने फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 फंड मैक्सिमम ठीक है, बिकॉज कैटेगरी सिमिलर है और कुछ HDFC और ICICI के प्रति इनको ज्यादा लगाव है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस HDFC इक्विटी को सेम कैटेगरी में वो स्प्लिट करके बिरला सन लाइफ इक्विटी में डालें। परफॉर्मेंस वाइज भी फंड कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म भी किया है। सिमिलरली जो HDFC मिड कैप फंड है उनका मैं सजेस्ट करूंगा उससे UTI मिड कैप फंड से रिप्लेस करें, अगेन सिमिलर रीजंस। दूसरा, अगर ये अभी करीबन 21,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं कंजर्वेटिवली 12% का भी एवरेज पकड़ूं इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स टू गो, 15 साल में करीबन 1 करोड़ 6 लाख का एवरेज इनका कॉपस बन सकता है। और 20 साल अगर सेम अमाउंट कंटिन्यू करते हैं तो 2 करोड़ 9 लाख तक हो सकता है। तो एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेस बाय डबल इन जस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। और नेचुरली अगर अमाउंट बढ़ाएं तो मुझे और गोल्स पता नहीं है, बट अगर और गोल्स हैं तो नेचुरली द फंड्स विल बी गुड। सो नो प्रॉब्लम, जस्ट रिड्यूस द फंड्स, दैट्स इट। बिल्कुल। तो पवन जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो 15 से 20 साल का अगर आपका नजरिया है तो आप 15 साल में 1 करोड़ 6 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और 20 साल में 2 करोड़ 9 लाख रुपए आप इस मौजूदा इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बस अपने पोर्टफोलियो को जो उसमें फंड्स हैं थोड़े से कम करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।